Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Ashna एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है तो इसलिए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए. ये हमारा एक मुहिम है टीजीटी पीजीटी के लिए. एंड हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल एज हमारे 11th-12th इकोनॉमिक्स, 10th-12th होम साइंस की सीरीज भी चल रही है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. राइट या मौद्रिक नीति, हम मौद्रिक नीति पर थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कई बार मैंने आपको ये कर दिया है, कंप्लीट सीरीज भी प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन चूंकि रिवीजन भी बीच बीच में करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि जो चीज़ें आते हुए क्वेश्चन हम गलत करते हैं उसका एक ही रीज़न है कि रिवीजन नहीं होता. आता हमें सब है, उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं. राइट. तो मौद्रिक नीति के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे. सिर्फ मौद्रिक नीति ही नहीं, कहीं से रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी उठा लेंगे जो, और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेट करके मैंने पर्सनली अपना कई जगह से छानबीन करके बनाया हुआ है. एंड ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. करेक्ट. इकोनॉमिक्स के मामले में मौद्रिक नीति आरबीआई के संख्यात्मक उपकरण के कौन कौन से हैं? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यही सब है ना. मालूम है गुणात्मक में कौन कौन से होते हैं? नैतिक होते हैं, मोराल सुजन, अभिप्रेरणा. आरबीआई द्वारा रेट घटाने का परिणाम क्या होता है? तरलता बढ़ जाती है. अगर आरबीआई को जो है मनी फ्लो करना होता है इकोनॉमिक्स में तो वो सारे के रेट को घटा देगी. और अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है, मतलब डिफ्लेशन के कंडीशन में सारे रेट घटा देगी और इन्फ्लेशन में सारे रेट बढ़ा देगी. रेपो रेट मौलिक मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं. चयनात्मक साख नियंत्रण, ये जो है आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश होते हैं. चुने हुए क्षेत्र को लोन दो, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लोन दो. ठीक है ना. सीआरआर बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी. सीआरआर बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति घटेगी. सीआरआर घटेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी. ठीक. दिमाग में ठंडे दिमाग से डाल लो ये चीज़ें. रेपो रेट, आरबीआई प्रतिभूति बंधक रख कर. रेपो रेट क्या होता है ध्यान से समझ जाओ. आरबीआई प्रतिभूति बंधक रखकर उसके बदले बैंकों को उधार देता है. मतलब प्रतिभूति क्या होता है? सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखता है. ठीक. जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे वो आपसे रखवाता है. वैसे ही जब बैंकों को आरबीआई से लोन लेने की ज़रूरत होती है तो आरबीआई जो है बैंकों को सिक्योरिटी रखकर उसके बदले में लोन देता है. उसको हम रेपो रेट बोलते हैं. ठीक. जिस रेट पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में धन जमा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट का उल्टा होता है. देखो, जब बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखकर बैंक लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं. लेकिन जब बैंकों के पास एक्सेस अमाउंट होता है और वो अपना पैसा, चूँकि पब्लिक से ज़्यादा आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगा तो उसके पास रखना पसंद करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट. करेक्ट. एसएलआर की उच्चतम सीमा 40 थी, 40, लेकिन आज की डेट में आप देख लेना. वैसे चिंता मत करो, अभी आपका एग्ज़ाम जैसे AWS का भी अभी सितंबर में है, मैंने देखा. ठीक है, सितंबर लास्ट में है. राइट. मैं आपको सारे रेट्स अपडेट करके दूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है ना. फिर भी अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो 40 है. ठीक. एसआरआर की उच्चतम सीमा 40. नरसिंघम कमेटी ने एसआरआर को कम करवाया था. तो एसएलआर को कम किसने करवाया था? नरसिंघम कमेटी ने. कमेटीज बहुत ही, समितियां सारी याद कर लेना. समितियां
आप एकदम समझ लो, घोल जाओ और पी जाओ। ठीक, कमेटी से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा मैंने? आपका नरसिंघम समिति, कौन सा बताते जाइए। नरसिंघम समिति, ये क्या किया था इसने? SLR कम करवाया था, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्होत्रा कमेटी ने क्या किया था? जीवन बीमा के निजीकरण पर जोर दिया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बीच बीच में मैं रिवीजन जानबूझ के ला रही हूँ ताकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन कभी भी मतलब कहीं से भी गलत ना हो। रिवीजन नहीं करने की वजह से ही हमारा होता है। आता हमको सब है, लेकिन हम बार बार रिवीजन ना करने की वजह से लटक जाते हैं, तो वो हानिकारक है। ठीक, चलो। RBI द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय का बैंक के ऋण देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षमता घट जाती। क्या बोला मैंने? RBI द्वारा सिक्योरिटीज के विक्रय, जब सिक्योरिटीज RBI सेल करती है, ठीक है ना, तो क्या होता है? बैंक की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती। कैसे कम हो जाती है? जब RBI सिक्योरिटीज सेल करेगी, ठीक, तो पब्लिक भी खरीदेंगे और बैंक भी खरीदेंगे सिक्योरिटीज। ठीक, दोनों के लिए होता है, सबके लिए होता है। तो पब्लिक भी खरीदेंगे, बैंक खरीदेंगे। बैंक अगर खरीदेंगे तो अपना अमाउंट जो है RBI को देंगे, यानी उनकी जो है नकदी यानी कैश उनके पास कम हो जाएगा। जब कैश फ्लो कम हो जाएगा तो उनकी क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। करेक्ट। RBI विक्रय बैंक, RBI क्या करेगा? जब RBI बिक्री करेगा उसका सिक्योरिटीज़ का, तो बैंक खरीद लेगा, तो उसको पैसा देगा डेफिनेटली RBI को, तो उसके पास तरलता कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिभूत क्रय विक्रय में कोई भी भाग ले सकता है, जनता भी ले सकती है और जैसा कि मैंने कहा बैंक भी ले सकता है। इतना क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद क्या होगा? रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो रेपो रेट वाला कर्ज बैंकों की ओर से प्रतिभूति RBI के पास बंधक रखने के बदले में मिलता है। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, ये देख लो। रेपो रेट का कर्ज है बैंकों को सिक्योरिटीज रखने के बदले में मिलता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। बैंक रेट में सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता, यही डिफरेंस है। क्या है? ध्यान से फिर से समझ लो। बैंक रेट, रेपो रेट दोनों ही चीज़ एक ही होती है। दोनों के बदले में जो है RBI बैंकों को कर्ज देता है, ठीक है ना, ऋण देता है, उधार देता है। लेकिन रेपो रेट में ये होता है सिक्योरिटी को कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, और बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। क्लियर? रेपो रेट छोटी अवधि के लिए होती है, रेपो रेट और जो है रेपो रेट छोटी अवधि के लिए होती है, बैंक रेट लंबी अवधि के लिए। बैंक रेट सदैव रेपो रेट से अधिक होता है। बैंक रेट सदैव रेपो रेट से अधिक होता है। क्लियर? चलो, सीमांत अस्थायी सुविधा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या होती है? बैंकों में अचानक नकदी यानी तरलता की कमी आ जाने पर MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से RBI से धन उधार लिया जाता है, ठीक है ना, बैंक उधार लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। RBI द्वारा यह सुविधा 2011-12 में स्टार्ट किया गया था। 11-12 की मौद्रिक नीति में शुरू की गई थी। करेक्ट? 11-12 में, डेट वेट याद कर लेना, कई बार रट रट के। RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूत खरीदेगा। RBI अर्थव्यवस्था मुद्रा मनी फ्लो बढ़ाना चाहती है, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है। क्या करेगा?
तो ये ओपन मार्केट में क्या करेगा, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा तो उसके बदले पैसे देगा, तो उसमें मनी फ्लो आ जाएगा। हाई पावर्ड मनी हमारा क्या होता है, जिसे बोलते हैं H=CP + R, H= या H=CR ER, CR+ER, ठीक, या H=C+CRR+ER, राइट। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है बेटा, हेलीकॉप्टर मनी मिल्टन फ्रीडमैन की अवधारणा है। ध्यान से समझ लो ये चीज़। हेलीकॉप्टर मनी की बात किसने की थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने की थी। इसमें क्या होता है, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, खनन। अच्छा, हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा की बात किसने की थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने की थी। अब देखो आपका जीडीपी में किस सेक्टर का क्या मतलब वो है, पोजीशन है, थोड़ा सा ये आप देखिए बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे पहले आपका विनिर्माण है, फिर निर्माण है, फिर विद्युत है, फिर खनन है, बढ़ते से घटते क्रम में, राइट। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ठीक। सर्विस सेक्टर 25.9 है 2021 के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट का करंट का देख के जाना, मैं आपको करंट भी इकोनॉमिक्स के बीच बीच में डाल रही हूँ, वो भी आप देखते जाओ, तो उसमें सारे रेट्स वगैरह का मैं डिस्कशन कर रही हूँ और आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, खनन, बढ़ते से घटते क्रम में। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक अच्छा खासा मैंने आपको वीडियो ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे डाल रखा है, आप प्लीज़ जाके उसको गो थ्रू हो जाइए। सुगमता के साथ व्यापार, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सुगमता के साथ व्यापार। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, करेक्ट। सुगमता के साथ व्यापार में भारत का स्थान 63वां स्थान है 2021 के अकॉर्डिंग। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को बढ़ाने के लिए है। 4 भागों में उद्योग किए गए थे। BIFR क्या है, औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड है। 1986 मिलिट्री और फाइनेंस। NCLT क्या है, ये आप थोड़ा सा मुझे बताइए, राइट। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। इसके बाद आपका क्या है बेटा, फिर NCLT, उसका MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो रूरल इंडस्ट्री। MSME इक्वल टू आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज। MSME 2007 में 9 मई 2007 में स्टार्ट किया गया था, करेक्ट। फॉर्म बिल आपको मालूम है, मैंने पढ़ाई रखा है आपको। फॉर्म बिल किसानों से रिलेटेड आया था, ठीक है ना। ये फॉर्म बिल किस टाइप की चीज़ों से, किस टाइप के मार्केट से संबंधित है। मार्केट आपने पढ़ रखे हैं, कई टाइप के मार्केट पढ़ा रखे, पूरा मार्केट मैंने आपको दे रखा है। तो इसमें कार्टेल, अब कार्टेल कौन से मार्केट में होता है आप थोड़ा सा बताइए, ठीक। पीछे वीडियो जाइए, स्क्रॉल कीजिए, सारी चीज़ें डिटेल में हैं, आप प्लीज़ उनको गो थ्रू हो जाइए। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट इकोनॉमिक्स जस्ट नॉट पॉसिबल।
ठीक है, पीछे काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं। अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, ठीक है ना। ओलिगोपोली में क्या होता है, थोड़े विक्रेता होते हैं, मांग चक्र की अनिश्चितता, 6 या 7 विक्रेता होते हैं, मांग चक्र की बड़ी अनिश्चितता होती है, परस्पर निर्भरता होती है, सामूहिक व्यवहार होता है। ठीक। फिर मांग वक्र जो है इसमें अनिश्चित होता है। करेक्ट। क्योंकि आपसी दुश्मनी के कारण कीमत घटती बढ़ती रहती है। कपट संधि अल्पाधिकार के अंतर्गत होती है। कपट संधि सॉरी, मेरे बेटे का बर्थडे था ना, तो उसने केक जस्ट मुझे खिला दिया अचानक, तो वो इसलिए थोड़ा सा। हाँ, यस, कल उसका बर्थडे था। नाउ ही इज 16+। बस दुआ करो मेरा बेटा एक अच्छी पोजीशन ले ली। आप लोग आशीर्वाद दो, और यहाँ से मैं आप लोग को केक खिलाती हूँ। सो चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हो गया कपट संधि, आप समझ गए। कपट संधि अल्पाधिकार के अंतर्गत आता है। कपट संधि अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। ये फॉर्म बिल जो आया था ये भी मतलब कपट संधि यानी कार्टेल से ही रिलेटेड है। अब बताओ, कार्टेल कहाँ होता है, ओलिगोपोली में होता है। कहाँ होता है, ओलिगोपोली में होता है। ओलिगोपोली में थोड़ी विक्रेता होते हैं, मांग चक्र की बड़ी अनिश्चितता होती है, 6 या 7 विक्रेता परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, सामूहिक व्यवहार किया जाता है। ठीक। और मांग वक्र अनिश्चित होता है क्योंकि आपसी दुश्मनी के कारण कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। अब माइंड में कभी भूलना मत, कपट संधि ओलिगोपोली, कपट संधि ओलिगोपोली, कहीं लिख लो। कपट संधि जो है कहाँ किया जाता है, ओलिगोपोली में। ठीक। या कार्टेल जो है ओलिगोपोली में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाओ कहीं ना कहीं। कार्टेल का निर्माण या कपट संधि का निर्माण ओलिगोपोली में होता है। फॉर्म बिल 2020 किसान मंडी में अपना सामान बेचना चाहते थे क्योंकि वहाँ कार्टेल बन जाता है। किसान मंडी में अपना सामान बेचना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कार्टेल बन जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपना उत्पादन तब तक जारी रखती है, कब तक जारी रखती है बताइए। जब तक जारी रखेगी जब तक TR AVS से अधिक ना हो जाए, टोटल रेवेन्यू AVS से अधिक ना हो जाए। ठीक। जब तक TR AVS से अधिक ना हो जाए तब तक जो है ये अपना प्रोडक्शन जारी रखेगा। AVC से अधिक ना हो जाए, कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जब तक टोटल रेवेन्यू ज़्यादा रहता है तब तक वो अपना उत्पादन जारी रखती है। क्लियर।
ब्रेक इवन पॉइंट आपका कब होता है? जब MRMC को क्रॉस करता है, ठीक है ना। और शटडाउन का पॉइंट उस वक्त होता है जब उत्पादन जो है शटडाउन के पॉइंट के बाद जो है प्रोड्यूसर उत्पादन बंद कर देता है। शटडाउन पॉइंट पर उत्पादन बंद कर देगा, करेक्ट। पूर्ण प्रतिक्रिया में अल्पकाल पूर्त रेखा ABC से ऊपर बढ़ती हुई सीमांत लागत रेखा MC अबव ABC हो, ठीक है ना। क्योंकि SAVC, ठीक है, SAVC के ऊपर की रेखा पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो उत्पादन बढ़ाएगा। क्लियर? जब तक MCAVC के ऊपर रहेगा तब तक उत्पादन जारी रखेगा। चलो ये हो गया आपका TC इक्वल टू, जैसे TC इक्वल टू 2 + 4 यानी Q + Q² अगर है तो कीमत आपका क्या होगा? कीमत 8 रुपीज़ होगा। तो उत्पादन यानी Q निकालें जो अधिकतम करें। तो इसमें क्या करोगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ जाओ। TC यानी टोटल कॉस्ट इक्वल टू 2 + 4 Q + Q2 Q + Q² अगर कीमत 8 रुपये हो तो वह उत्पादन यानी Q निकालें जो लाभ अधिकतम करें। तो इसमें क्या होगा? TC इक्वल टू 2 + 4 Q + Q² P इक्वल टू 8। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ठीक है ना। मैक्सिमाइज करने का MC इक्वल टू MR, सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत, MR इक्वल टू TR। TC क्या है हमारा? 2 + 4 Q + 1 Q², करेक्ट। TR इक्वल टू P इंटू Q, P इंटू Q यानी P इंटू Q यानी 8Q इक्वल टू 4 + 2Q। 8 इक्वल टू 2 + 4Q, 2Q इक्वल टू 4, तो Q इक्वल टू 2, करेक्ट। उद्योग को ऋण देने के लिए, ध्यान से सुन लो, बीच में चेक करना पड़ता है ना, वॉइस का कभी कभी इशू आ जाता है। उद्योग को ऋण देने के लिए किसकी स्थापना की गई? उद्योग को ऋण देने के लिए सिडबी की स्थापना की गई 1990 में। डेट जरूर याद कर लेना बेटा। सिडबी की स्थापना 1990। सार्वजनिक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की स्थापना 1990। सिडबी की भी स्थापना 1990 और डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस की भी स्थापना 1990। BPE की स्थापना आपकी 1965 में, ठीक है ना। महारत्न कंपनियों का अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया। अब बताइए कितनी संख्या है, प्लीज़ आप जल्दी से बताइए। महारत्न नवरत्न कितनी है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, नाम वाम एकदम रट डालना, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। क्योंकि मैं लगातार चीज़ें दे रही हूँ, आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। रीज़न मेरा यही है कि आप कहीं से भी किसी भी एंगल से फंसो मत।
आपका आपके महारत्न 12 हैं, ध्यान से सुन लो। महारत्न 12 हैं, नवरत्न 13 हैं, मिनी रत्न 62 हैं। फिर से मैं एक बार बोल दे रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स महारत्न में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। नवरत्न में आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये आपकी नवरत्न में है, राइट। फिर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन एमटीएनएल जिसे बोलते हो, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीएनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। ये चीज़ें हो गई। अब आप आ जाओ वापस, ठीक। मेरा मन नहीं मानता इसलिए मैं बार बार बता देती हूँ। हालांकि इससे थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी होता है बताना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुसुम योजना, कुसुम योजना किस चीज़ के लिए आया गया था? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसका नाम इसलिए कुसुम है। का से किसान, ऊ आ गया मात्रा तो ऊर्जा, सु से सुरक्षा, ठीक है ना, स से सुरक्षा, ऊ से उत्थान, ठीक, माँ से महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। कृषि किसान मंत्रालय का पहल, बंजर भूमि पर खेती, सौर ऊर्जा का प्लांट जो है सरकार लगाए, प्लांट लगाए, सरकार आपको सब्सिडी देगा। LTIF दीर्घकालीन सिंचाई विधि का उपयोग, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, AIBP के तहत कार्यान्वयन क्या करता है? कौन? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP यानी नाबार्ड करता है, करेक्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विभाग, राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना की कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी हैं SAD। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियोग प्राधिकरण APEDA 1986 निर्यात प्रोत्साहित करता है। खाद्य प्रसंस्कृत APEDA एक्ट 1885 के तहत 1986 में स्थापित MPKSY में कितनी योजना शामिल है? 4 योजना शामिल है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक फसल, पनधारा विकास PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। इसका विषय क्या था? वित्तीय समावेशन के तहत अधिक लोगों को लाना, करेक्ट। इंटरनेशनल ट्रेड आप देख लो, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टॉसिंग ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं अक्सर हम। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टॉसिंग ने दिया था। बार्टर जहाँ आ गया बार्टर टॉसिंग, बार्टर ट आ गया बार्टर टॉसिंग, ठीक। तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टॉसिंग ने दिया था 1927 में। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, एकल कारक भुगतान की शर्त, जेकब वाइनर ने दिया था। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, आय व्यापार की नीति, ये आपके GS टॉरेंस एंड स्टील ने दिया था। फिर आपका आ गया सेकुलर डेटेरियोरेशन
इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, दीर्घकालीन गिरावट प्रॉविस सिंगर ने दिया था। करेक्ट। सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पूर्ति पक्ष डेविड रिकार्डो, डिमांड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मांग पक्ष मार्शल एजवर्थ। ठीक। उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैवलर सभी जानते हैं। रियल कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रेड वास्तविक लागत वेस्टेबल मार्शल ने दिया था। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख लो बार बार। फिक्स एक्सचेंज रेट पैक्ड, स्थिर विनिमय दर होता है, पैगिंग करती है जब गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये जो है फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, पैक्ड यानी स्थिर विनिमय दर, फ्लैक्सिबल रेट, फ्लोटिंग पीरियड, स्पॉट एक्सचेंज रेट टाइम, तत्काल भुगतान, स्पॉट समय से संबंधित है। मार्केट एक्सचेंज रेट आपका शॉर्ट रन बाजार विनिमय दर अल्पकाल से संबंधित है। क्लियर? ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है ठीक है डियर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। चलो थोड़ा सा और पढ़ लें। पैरेटो ऑप्टिमम जो है ऑप्टिमैलिटी पूर्ण प्रतियोगिता से रिलेटेड है। ठीक। स्टैगफ्लेशन आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है विद अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। मतलब इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट। स्टैगफ्लेशन होता है केंद्र राज्य के मध्य वित्त वितरण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। 15वें वित्त आयोग के हेड कौन थे? एन के सिंह थे। और प्राइस जब आपका बढ़ता है, डिमांड भी आपका बढ़ता है, तो गिफिन गुड्स में होता है गॉसिन का प्रथम नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। यूटिलिटी होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? समसीमांत उपयोगिता का नियम। फिर हमारा फिजिकल पॉलिसी आ गया। ठीक है ना। थोड़ा रुक जाऊँ मैं क्या? आई थिंक सो, है ना। सो डियर, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। ओके। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल गाइस।